हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो की शुरुआत हम कर लेते हैं। तो आज की वीडियो हमारी होने जा रही है क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करने जा रहे हैं। तो उनके बायोलॉजी के टॉपिक से हम आज कर रहे हैं रिप्रोडक्शन का टॉपिक। पर ये वीडियो होने जा रहा है रिप्रोडक्शन के टॉपिक का क्वेश्चन आंसर। तो जीवों में जनन जो था, हमने उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो पोस्ट कर दिया हमारे चैनल पे। जाके आप साइंस के प्लेलिस्ट में, बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसे चेकआउट कर ले, ताकि मैं जो क्वेश्चन आंसर इसमें समझा रही हूँ, समझाऊंगी आगे, वो आपको समझ में आ जाए। तो शुरू कर लेते हैं हमारी वीडियो बिना किसी देरी के। तो हमारी वीडियो सबसे पहले ये है प्रजनन की। तो जनन, जीवों में जनन का जो चैप्टर है बायोलॉजी में, उसका हम क्वेश्चन आंसर देख ले। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। तो जीवों में जनन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने सारे टॉपिक्स, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और जितने भी उसके टाइप्स थे जीवों में जनन में, हमने क्या क्या पढ़ा। पादपों में जनन कैसे होता है, मानवों में जनन कैसे होता है, एक कोशिकाओं में कैसे होता है, ये सारी चीजें कंप्लीटली पढ़ी हैं। तो अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे डील। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, वो कुछ ऑप्शंस है, वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किन में। क्या पूछा जा रहा है कि मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा, ये क्या है, मुकुलन अलैंगिक प्रजनन की विधि है, ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन में एक ही पेरेंट सेल होता है, एक ही क्या होता है, फादर वाला सेल होता है, एक ही, और वो उसके द्वारा क्या होता है, फिर जो संतान होता है उसकी उत्पत्ति होती है, प्रजनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो मुकुलन की प्रक्रिया, बर्डिंग इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो मुकुलन की प्रक्रिया कैसे होती थी, एक जीव होते हैं, उसमें एक बर्ड, एक आप बोल सकते हैं एक छोटा सा, जैसे फूलों की जो पंखुड़ी होती, फूल जब छोटे विकसित होते हैं तो कैसे वो छोटे बर्ड के रूप में होते हैं, उसी तरह एक बर्ड क्या होता है, एक छोटा सा शरीर का भाग बनना शुरू हो जाता है इन जीवों में, और फिर वो जो पार्ट बनता है, बर्ड बनता है, वो कट के हट के अलग हो जाता है, और वो क्या होता है, एक नए जीव के रूप में विकसित होता है, ठीक है। और वो क्या होते हैं, क्लोन होते हैं। तो जो पेरेंट फिगर था उससे एकदम सिमिलर होते हैं, ठीक है, जिससे वो कटा है उसी से वो जीव एक दूसरे से वो क्या होते हैं, बहुत ही सिमिलर, समान होते हैं। तो ये मुकुलन की प्रक्रिया हमने देखी थी। तो किसमें होता है, अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में। तो ये प्रक्रिया यीस्ट में होती है, ठीक है, बी आंसर है। यीस्ट में और हाइड्रा में ये मुकुलन बर्डिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती थी, जिसमें यीस्ट क्या होता है, ऐसे आप देख सकते हैं, ये है बर्ड, ठीक है, ये है बर्ड, ये वाला भाग, और यहां से फिर ये जो पेरेंट फिगर है इससे कट के ये क्या होता है, दो नए जीव बन जाते हैं। एक ये तो है ही पेरेंट फिगर, और एक ये नया जीव बना, और ये आपको हाइड्रा में देखने को मिलता है और यीस्ट में। तो यहाँ पे यीस्ट है, तो यीस्ट इसका आंसर हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, यीस्ट में, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये। सेकंड है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र हमने जब जीवों में जनन पढ़ा तो उसमें हमने मादा और नर जनन तंत्रों के बारे में पढ़ा था, जब हमने ह्यूमंस में, मानवों में जनन की प्रक्रिया पढ़ी थी। तो मादा जनन तंत्र में कौन सा भाग नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो अंडाशय, अंडाणु होता है किसमें, मादा जनन तंत्र में अंडाशय होगा, गर्भाशय भी होगा, जिसमें क्या होगा, फिर फीटस बड़ा होता है, ठीक है। जायगोट से जब फीटस होता है, भ्रूण होता है, उसका विकास होता है गर्भाशय में, तो ये भी मादा जनन तंत्र होगा, अंडाशय भी होगा। शुक्रवाहिका क्या करती है, शुक्राणुओं को, स्पर्म को, वो उसका ट्रैवल वहां होता है, कैरी वो करती है शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका किसमें होगा, शुक्राणु होता है नर जनन तंत्र में, तो शुक्रवाहिका इसका आंसर हो जाएगा। ये किसमें होता है, नर जनन तंत्र में। डिंबवाहिनी फिर हमें मादा जनन तंत्र में मिलेगी। तो इसका आंसर है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आंसर है हमारा शुक्रवाहिका, ये नर जनन तंत्र का भाग है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका
5 का सेकेंड क्वेश्चन का सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी, परागकोश में क्या होता है? परागकोश, नाम से ही पता चल रहा है, पराग और कोश मतलब आप बोल सकते हैं एक बॉक्स। तो पराग में पराग होता है उसमें, तो ए बायदल हमारा ऑप्शन है, बी अंडाशय, सी अंडक, डी परागकण, डी हमारा आंसर। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। जब पादपों में जब हमने पढ़ा था तो हमने परागन की प्रक्रिया पढ़ी थी, परागकण के बारे में जाना था, ठीक है। तो परागकण किसमें पाया जाता है? परागकोश में। ये फूल में एक भाग है जिसमें परागकण पाया जाता है, पॉलन। फोर्थ क्वेश्चन है, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 देख लिया, हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? तो अलैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने ये दोनों चीजें पढ़ी हैं। वो वीडियो जाके आप प्लीज चेकआउट कर ले ताकि समझने में आसानी हो। मैं यहाँ भी आपको बता देती हूँ, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है उसमें एक ही पेरेंट फिगर होता है और एक ही मादा या नर कोई एक कोशिका से क्या होता है? प्रजनन की प्रक्रिया होती है अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है, 2 पेरेंट्स होते हैं इसमें, नर और मादा दोनों मिलके, दोनों ऑर्गेनिज्म मिलके यहाँ पे प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? तो लैंगिक जनन के लाभ के बारे में आप पूछा जा रहा है, ठीक है। ये प्रक्रिया अलैंगिक प्रजनन की क्या थी? बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही सरल है। फिर भी ये क्या है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? इसकी अपेक्षा, अलैंगिक जनन की अपेक्षा इसके लैंगिक जनन के लाभ को पूछा जा रहा है। तब हम आंसर में देख लेते हैं लैंगिक जनन क्यों ज्यादा लाभदायक है। तो लैंगिक जनन ज्यादा लाभदायक है क्यों? आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जब हमने अलैंगिक जनन पढ़ा था हमने देखा था कि जो संतान होती है वो क्या होती है? सेम अपने पेरेंट जो सेल है उसकी तरह होती है, ठीक है। तो वहां पे आपको विविधता देखने को नहीं मिल रही है, वहां पे क्लोन का निर्माण होता है। अलैंगिक प्रजनन में एक समान होते हैं सारे स्पीसीज, एक समान होते हैं सारे सेल्स, ठीक है। लेकिन जो लैंगिक प्रजनन है उसमें क्या होता है? डिफरेंट क्रोमोसोम्स मिलके एक नए स्पीसीज, एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। आनुवांशिक विविधता यहाँ पे उत्पन्न होती है क्योंकि यहाँ पे नर और मादा मिलके क्या करते हैं? डिफरेंट क्रोमोसोम्स मिलते हैं, फिर वहां से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो सबका क्या है? जेनेटिक जो आप बोल सकते हैं डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वहां पे आनुवांशिक विविधता पाई जाती है, अलग अलग जेनेटिक मॉड्यूल है वहां पे, ठीक है। तो आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है, वहां तो सेम होते हैं सारे संतान और पेरेंटल फिगर सब सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? संतान जो है वो अपने पिता या माता से क्या होता है? आनुवांशिक रूप से थोड़ा बहुत समान होगा लेकिन काफी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आनुवांशिक विविधता यहाँ पे पाई जाती है लैंगिक प्रजनन जहां पे होता है। फिर प्रजाति को नई परिस्थितियों में अनुकूलन में सहायता मिलती है। तो जो प्रजाति है, डिफरेंट स्पीसीज है, डिफरेंट जीव है, वो क्या होते हैं? इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया, उसमें विकास की प्रक्रिया जो होती है वो लैंगिक प्रजनन में देखने को मिलती है। लैंगिक प्रजनन के द्वारा जब जीवों की उत्पत्ति होती है तो उसमें आनुवांशिक विकास होता है, ठीक है। उस विकास के द्वारा क्या होता है? उनमें नई परिस्थितियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी मिलती है, उनमें इम्यूनिटी डेवलप होती है, ठीक है। तो अगर पहले आज से 200-300 साल पहले के मानवों की हम बात करें और अभी के मानवों की बात करें तो वो हम लोग ज्यादा डेवलप है, ठीक है, उनसे ज्यादा डेवलप है। हमारा जो बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स है, बायोलॉजिकल जो हार्मोन्स है, जो जेनेटिक है वो ज्यादा डेवलप्ड है, हम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, हमारी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा है, ठीक है। उन्हें अगर अभी का कोई मच्छर भी काट ले तो वो मर जाएंगे, लेकिन हमारे पास क्या है? इम्यूनिटी वैसे डेवलप हो गई। कोरोना में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन अब क्या है? कोरोना को लेके हमारे अंदर क्या है? इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। तो ऐसे ही जब लैंगिक जनन होता है तो अगर अभी के जनरेशन की जो संतानें आएंगी उनमें भी वो कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी आप बोल सकते हैं और डेवलप ही होगी और विकसित ही होगी, ठीक है। तो जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा संतानें होती है उनमें जो
स्पीसीज की संतानें होती हैं वो क्या होती है, नई परिस्थितियों में अनुकूलन में सहायक होती हैं, वो डिफरेंट परिस्थितियों के लिए अनुकूलन इम्यूनिटी उनमें विकसित हो जाता है। थर्ड हमारा है, यह संतति को बीमारियों से लड़ने की बेहतर क्षमता देता है। इसमें भी बात हो रही है इम्यूनिटी की, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो जेनेटिक डेवलपमेंट हो रहा है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, अनुवांशिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसकी वजह से जो संतति, जो संतान है, जो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा पैदा होती है, उत्पन्न होती है, उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी ज्यादा डेवलप कर जाती है, ठीक है। तो इनमें जो संतानें होती हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं अपने पेरेंट सेल से। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, सेम होती है संतानें, जो उन्हें उनके पेरेंट फिगर को जो चीजें हार्मफुल थी वो उन्हें भी हार्मफुल होंगी। लेकिन इसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में जो संतानें होती हैं वो अपने पेरेंट फिगर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ज्यादा विकसित होती हैं, डेवलप्ड होती है, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी डेवलप होता है और इसकी वजह से नई परिस्थितियों में भी वो अनुकूलन होता है, वो एडजस्ट कर जाते हैं और बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता उनमें ज्यादा होती है। विकास की प्रक्रिया में भी सहायक है ये। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जो नए जीवों का निर्माण होता है उसमें डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हमेशा चेंजेस की वजह से उनमें विकास होते रहता है, डेवलपमेंट होते रहता है, ठीक है। तो विकास की प्रक्रिया में भी ये सहायक है। तो हमने लैंगिक जनन के ये सारे लाभ देखे। आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है, नई परिस्थितियों में अनुकूलन पैदा करता है, संतति जो होती है, संतान जो होती है वो क्या होती है, उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और विकास की प्रक्रिया में भी सहायक होता है। उनका डेवलपमेंट जो है किसी भी स्पीसीज का, जब वो लैंगिक प्रजनन करते हैं वो बेहतर होता है अलैंगिक जनन वाले जीवों से। तो ये चारों हमने देखे कि लैंगिक जनन के क्या लाभ थे अलैंगिक जनन की अपेक्षा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को, या फिर कोई सजेशन भी है कि कोई भी क्वेरी है हमारे चैनल से रिलेटेड, हमारे पढ़ाई से रिलेटेड, हमारे टीचिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में उन क्वेरीज को डाल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। तो वृषण क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, ठीक है, नर जनन तंत्र में आता है वृषण, और इसके कार्य हम देखेंगे। तो ह्यूमंस में नर जनन तंत्र में आएगा वृषण, टेस्टिस इसको बोलते हैं, शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करता है। ये क्या होता है, वृषण में ही क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और स्पर्म क्या करेगा, जाके फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जाता है, वहां पे उनका संलयन होता है और फिर क्या होता है, जायगोट बनता है उसका, फिर वो डेवलपमेंट होके क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, फीटस बनाता है, और उससे क्या होगा, पूरा एक बेबी डेवलप होता है। तो जो पूरी प्रजनन की प्रक्रिया है उसके लिए वृषण क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है नर में, ठीक है। नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है। और ये क्या, फिर एक और इसका काम क्या है, पहले तो ये शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है, दूसरा एक और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है, ठीक है, जो पुरुषों के द्वितीयक यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन नामक ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, नर में जो और भी बियर्ड उनके आते हैं और भी जो उनके जब वो क्या होता है, उनका विकास होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उन सब में ये हार्मोन मदद करता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। तो जो भी ये दो जो पार्ट थे ये क्या है, वृषण के कार्य हैं, जिसमें पहले क्या हुआ, एक तो स्पर्म शुक्राणुओं का निर्माण हुआ और दूसरा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण हुआ वृषण में, ठीक है। तो ये दो वर्क हैं जो वृषण में होते हैं, दो फंक्शन है वृषण का, वो हमने देख लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऋतुस्राव क्यों होता है, मेंस्ट्रुएशन, इसका इंग्लिश क्या है, मेंस्ट्रुएशन, ऋतुस्राव क्यों होता है। तो ये क्या होता है, महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन की क्रिया होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन की क्रिया हर मंथ महिलाओं में देखी जाती है, लड़कियों में देखी जाती है, जो 12-13 साल से ज्यादा एज की लड़कियां होती है, और महिलाओं 50s तक उनमें देखने को मिलता है। तो जो ऋतुस्राव की प्रक्रिया होती है वो क्यों होती है और कैसे होती है, इसमें ये क्वेश्चन किया गया है। तो यदि स्त्री के अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, तो अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ, शुक्राणु का कांटेक्ट नहीं हुआ अंडाणु से और उन दोनों का संलयन नहीं हुआ, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई गर्भाशय में, तो क्या होगा, तो गर्भाशय की भीतरी परत क्या होती है, टूट जाती है। तो गर्भाशय क्या करता है, एक परत, भीतरी परत का निर्माण करता है एंडोमेट्रियम का, जो क्या होता है, वहां पे
जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उसके वहां पे रखने का एक जगह है गर्भाशय में, वहां पे निषेचन की प्रक्रिया के बाद भ्रूण का विकास होता है, तो उसके लिए ये परत बनाई जाती है गर्भाशय की भीतरी परत, ताकि जो भ्रूण हो वो सुरक्षित रह सके। लेकिन जब निषेचन की प्रक्रिया ही नहीं हुई तो ये एंड्रोमेट्रियम क्या है, गर्भाशय की भीतरी परत की कोई जरूरत ही नहीं होती है, तो ये क्या होता है, ये टूट जाता है। जब उसकी जरूरत ही नहीं है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई, वहां कोई भ्रूण का विकास होना नहीं है, तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, ये टूट जाता है और रक्त स्राव के रूप में योनि के द्वारा बाहर निकल जाता है, वजाइनल ब्लीडिंग की तरह ये बाहर निकल जाता है ब्लड के रूप में। ठीक है, जो बाहरी परत ये क्या होती है, ब्लड के रूप में शरीर से बाहर आ जाती है योनि द्वारा, वजाइना के द्वारा, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है उसके द्वारा क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। और यही प्रक्रिया ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन कहलाती है, जो हर मंथ, इसका साइकिल क्या होता है, 27-28 दिनों का होता है। ऋतुस्राव की जो साइकिल होती है वो 28 से 30 दिनों की होती है, और इसी में क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम रक्त के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर आ जाता है। महिलाओं की ये मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। ये थी ऋतुस्राव क्यों होता है, इसका आंसर हमने देख लिया। अब 7वां क्वेश्चन है हमारा, पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का निम्नांकित चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए। तो पुष्प फ्लावर के क्या करता है, अनुदैर्घ्य काट, ठीक है, तो उसका हमें चित्र बनाना। मगर क्या बोला जा रहा है, अनुदैर्घ्य का मतलब होता है कि अगर आपने किसी को बीच से काटा, ठीक है, दोनों पार्ट सेम हो, अगर 2 पार्ट में आप काट रहे हैं, बीच से काट रहे हैं, दोनों पार्ट सेम हो, उसे बोलते हैं अनुदैर्घ्य काट। तो उसका हमें निम्नांकित चित्र बनाना है, नामांकित, क्योंकि हमें वहां पे उसके पार्ट्स के नाम बताने हैं, अंदर में जो भी पार्ट्स है फूल के उसके नाम बताने हैं। तो मैं आपको सिंपली एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कैसा ये वर्तिकाग्र और कैसा ये पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का चित्र होगा। ठीक है, ये पूरी पिक्चर जिसमें सबसे पहले ये क्या है, ये वर्तिकाग्र है, क्या है, वर्तिकाग्र। यहीं पे क्या होगा, परागन, ये क्या है, परागकण यहाँ पे होगा। ठीक है, ये परागकोश है, यहाँ पे परागकण होता है, जो परागन की प्रक्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया फिर शुरू होगी, यहाँ पे वहां वर्तिकाग्र से परागन आएगा बीजांड में, और यहीं से फिर बीजांड बदल जाएगा किसमें, बीज में, और इसके द्वारा ही प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है पूरी। ठीक है, तो ये पूरा पिक्चर है जो पुष्प की अनुदैर्घ्य काट की पिक्चर थी। तो ये सिंपली मैंने एक आपको सिंपल थोरो एग्जांपल दे दिया कि आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे, सारे जो पार्ट्स है उसका नाम लिख दोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे, मिल जाएंगे। आपको कोई बहुत सुंदर पिक्चर नहीं बनानी है, और आपको ज्यादा समझना है, मैं आपको एक बना बनाया पिक्चर ऑलरेडी उससे समझा देती हूँ। ये था हमारा पूरा पिक्चर जिसमें हमने देखा ये परागकण है, ये हमारा वर्तिकाग्र है, ये स्टामेन फिलामेंट है जहां पे क्या होता है, पीटल्स थे, और कार्पेल है जो यहाँ पे बीजांड होता है। तो ये पिक्चर है, आप ऐसी पिक्चर भी बना सकते हैं जो सिंपली आपको सारे पार्ट्स आप दिखा देंगे, 4-5 पार्ट्स है जो फ्लावर के, उसके नाम लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये था 7वां क्वेश्चन हमने देखा। 8वां क्वेश्चन हमारा, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। तो गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां क्या हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो गर्भ निरोधन क्या होता है, जब एक प्रेगनेंसी का जो पूरा प्रजनन की प्रक्रिया जो होती है वो नहीं करनी होती है। ठीक है, तो गर्भ निरोधक जो विधियां हैं उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जब
गर्भ निरोधन की प्रक्रिया हम करेंगे तो यहाँ पे उन विधियों को पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी विधि यूज होती है। तो पहला क्या है, बाधा विधि। मैंने इस क्वेश्चन को भी और इन सारी विधियों को हमारी डिटेल्ड वीडियो में भी अच्छे से समझाया, तो जाके उन्हें भी आप चेकआउट कर लें। तो गर्भ निरोधन की जो विधियां होती है उसमें पहला है बाधा विधि, जिसमें कॉन्डम, तांबे का टी, कॉपर टी, डायफ्राम, इन सब का उपयोग करके क्या किया जाता है, जो निषेचन की प्रक्रिया है उसे रोका जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो उसे रोक दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी की जो संभावना है वो खत्म हो जाए। सेकेंड है हार्मोनल विधि। इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, सेकेंड विधि है हार्मोनल विधि, गर्भ निरोधक गोलियां। हार्मोन्स का आपको जो है, जिससे क्या होता है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हमारा और जो सेक्सुअल जो कांटेक्ट होता है, सेक्सुअल जो परफॉर्मेंसेस होते हैं, उनका जो होना है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से। तो अगर हम उन हार्मोन्स को कंट्रोल कर दें तो ये सारी विधियां क्या होंगी, इसमें अवरोध उत्पन्न होगा और गर्भ निरोधन की प्रक्रिया हो पाएगी। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां। ज्यादा महिलाएं यूज करती है गोलियां, बहुत जगह हॉस्पिटल्स में, ये सरकारी अस्पतालों में भी फ्री में ये गोलियां प्रोवाइड करवाई जाती हैं ताकि क्या हो सके, परिवार नियोजन में मदद की जा सके लोगों की, ताकि पॉपुलेशन जो है वो क्या रह सके, कंट्रोल में रह सके, या फिर जो हेल्थ लोगों का है, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव जो सारे ये पार्ट्स हैं, वर्क्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उसमें क्या हो सके, एक हेल्दी वे में वो काम हो सके, इसके लिए वहां पे जागरूकता भी फैलाई जाती है। तो गर्भ निरोधक गोलियां भी यूज होती है गर्भ निरोधन की विधियों में। सर्जिकल विधि है, तीन विधि हमने देखी, बाधा विधि, हार्मोनल विधि और सर्जिकल विधि में वैस्कोटोमी नसबंदी की जाती है पुरुषों की, और फिर महिलाओं में भी नसबंदी की जाती है, इसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। वैस्कोटोमी पुरुषों में और ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में नसबंदी की प्रक्रिया के द्वारा गर्भ निरोधन की विधि संपूर्ण की जाती है। तो ये तीन विधियां थी, बाधा विधि, हार्मोनल और सर्जिकल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। ये था 8th क्वेश्चन का आंसर। 9th क्वेश्चन है, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। तो एक कोशिकीय जीव, वन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, और बहुकोशिकीय जीव जिसमें मल्टीपल सेल्स पाए जाते हैं, वो एक कोशिका में एक सेल पाया जाता है एक कोशिकीय जीवों में। तो इसमें पूछा जा रहा है इनकी जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उसमें डिफरेंस क्या है, उसकी जो जनन की विधि है, प्रजनन की विधि है, संतान उत्पत्ति की जो विधि है उसमें क्या है, डिफरेंस क्या है, क्या पूछा जा रहा है। तो एक कोशिकीय जीवों में जो जनन की पद्धति होगी वो क्या होगी, बहुत ही सिंपल होगी। जैसे हमने पाचन में भी पढ़ा था, उत्सर्जन में पढ़ा था कि एक कोशिकीय जीवों में ये सारी पद्धतियां बहुत ही सरल तरीके से होती है। क्यों, क्योंकि एक ही कोशिका, उसमें ज्यादा सरलता के साथ ही उसका निर्माण हुआ है, तो उसमें जो प्रोसेसेस भी होंगे वो क्या होंगे, सरल तरीके से किए जाएंगे। लेकिन बहुकोशिकीय जीव क्या है, जटिल तरीके से उनका निर्माण हुआ है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत तरह के प्रोसेसेस होते हैं। तो इनमें जो जनन की पद्धति भी है वो क्या है, सरल नहीं है, जटिल है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स कुछ देख लेंगे और कुछ अंतर देख लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी डिफरेंसेस। पहली विशेषता क्या है एक कोशिकीय जीवों और बहुकोशिकीय जीवों में। तो विशेषता है कि एक कोशिकीय जीवों में नाम से पता चल रहा है कि एक ही कोशिका पाई जाती है, उनका जो बॉडी है एक सेल एक ही कोशिका से बना होता है। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होती है, अनेक कोशिकाएं होती है, दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलती हैं बहुकोशिकीय जीवों में। जैसे हमारे आप इंसान, पेड़ पौधे सारे क्या बहुकोशिकीय जीव है, बहुत सारे जानवर हैं, मछलियां, ये सारे बहुकोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय जीवों में क्या आ जाएगा, विभिन्न जीवाणु आ जाएंगे जो एक कोशिकीय होते हैं। तो केवल एक कोशिका होगा और इसमें बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं होंगी। जनन की जो प्रक्रिया होगी इसमें डिफरेंस इसमें यही है कि इसमें विभाजन, मुकुलन और खंडन जो अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं इनके द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। विभाजन में क्या होता है, एक सेल ही दो सेल में टूट जाता है, ठीक है। द्विखंडी विभाजन होता है और एक बहुखंडी विभाजन भी होता है जिसमें एक से ज्यादा सेल में टूटेगा तो बहुखंडी है, लेकिन अगर एक ही सेल दो सेल में टूटा है तो वो द्विखंडी है। लेकिन दो से अधिक में टूटा मतलब बहुत सारे सेल्स में टूट गया तो वो बहुखंडी विभाजन होता है। तो विभाजन की विधि के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है एक कोशिकीय जीवों में। फिर मुकुलन, बर्डिंग हमने अभी भी पढ़ा, बर्डिंग की प्रक्रिया के द्वारा भी हाइड्रा और किसमें होगा, यीस्ट में देखने को मिलेगा हमारा बर्डिंग की प्रक्रिया के द्वारा जनन, ठीक है। एक कोशिकीय जीव है हाइड्रा और यीस्ट भी उसमें मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा देखने को मिलता है प्रजनन। खंडन की प्रक्रिया के द्वारा भी एक कोशिकीय जीवों में, खंडन का मतलब भी
टूटना होता है, ठीक है, टूट के वो विभिन्न जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, विभिन्न जीवों का विकास हो जाता है एक ही कोशिका के टूटने के बाद। तो एक कोशिकीय जीवों में खंडन की प्रक्रिया के द्वारा भी, ये तीनों अलैंगिक प्रजनन की विधि के द्वारा एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है। वही हम बात कर ले अब बहुकोशिकीय जीवों में, तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की विधि के द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन की जो विधियां पढ़ी, इनके द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में प्रजनन की विधि होती है, और अलैंगिक जनन के द्वारा भी प्रजनन की विधि देखने को मिलती है, किसमें, बहुकोशिकीय जीवों में। वहीं अलैंगिक को एक कोशिकीय जीव में क्या हुआ था, विभाजन, मुकुलन और खंडन की प्रक्रिया के द्वारा। यही डिफरेंस है जनन पद्धति में, यही डिफरेंस है। पहली विशेषता हमने देखी, अब जनन देखा। उदाहरण में क्या है, अमीबा पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा पैरामीशियम में क्या है, अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, और इनमें विभाजन और खंडन की विधि से क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो अमीबा पैरामीशियम में एक कोशिकीय जीव जिनमें विभाजन के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया होती है, और वहीं बहुकोशिकीय जीवों में मनुष्य, मेढक ये सब आ गया, जिसमें लैंगिक प्रजनन के द्वारा क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो ये उदाहरण था और कुछ अंतर हमने देख लिए। 9th क्वेश्चन ये था। 10th क्वेश्चन है हमारा, जनन किस स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व में, किसी स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है, बहुत सारा हिंदी का वर्ड है तो मैं आपको समझा देती हूँ। किसी भी जीव या जीवों की जो जातियां होती हैं, जैसे आप मछली ले लीजिए या फिर ह्यूमंस का उदाहरण ले लीजिए, उनकी समष्टि के स्थायित्व मतलब वो कहीं पे उनका विलुप्त वो ना हो जाए, उनका क्या हो सके, उनकी जो स्पीसीज है उनका पॉपुलेशन बना रहे, ठीक है, हमारे अर्थ पे। तो उसके लिए जनन क्यों सहायक है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। जनन किस लिए सहायक, कैसे सहायक है। तो जनन के द्वारा जीव नई संतान उत्पन्न करते हैं। जनन की प्रक्रिया के द्वारा, जनन का उदाहरण यही है, डेफिनेशन ये है कि जनन क्यों किया जाता है। जनन का डेफिनेशन है कि जनन की प्रक्रिया के द्वारा जो क्या होते हैं, जीव अपनी तरह के संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो नई संतान या फिर नवीन संतान की जो उत्पत्ति करते हैं, उनकी संख्या बनी रहे, ठीक है। जीव संतान की उत्पत्ति करते हैं ताकि उनकी संख्या बनी रहे। यह जैव विविधता को बनाए रखने और प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने में क्या है, सहायक है। तो जब जीव प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा अपने नए संतान उत्पन्न करते रहेंगे तो क्या होगा, जैव विविधता बनी रहेगी। क्योंकि स्पीसीज में क्या, आपने अभी हमने पहले क्वेश्चंस में भी देखा था कि जब प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो जैव विकास भी होता है, इवोल्यूशन होता है जीवों का, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जेनेटिक डिफरेंसेस आते रहते हैं, इसकी वजह से जैव विविधता भी बढ़ती है। अगर मान लीजिए एक स्पीसीज विलुप्त हो गया, उससे क्या होगा, उसके जो फूड साइकिल में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग एक दूसरे जीवों पे डिपेंडेंट है। तो एक जीव भी अगर विलुप्त हुआ तो हमारे एनवायरमेंट, पर्यावरण पे बहुत बुरा असर उसका पड़ता है, अन्य जीव भी विलुप्ति के कगार पे पहुंचने लगते हैं। तो अगर जीवों में जनन की प्रक्रिया होती रही, ठीक है, और नए संतान उत्पन्न होते रहे, तो विलुप्ति के कगार पे कोई भी प्रजाति नहीं आएगी और जैव विविधता को बनाए रखने में उससे मदद मिलेगी और प्रजाति विलुप्त नहीं होंगे, ठीक है। तो क्यों स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व में कैसे सहायक है जनन, तो जनन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, नए संतति की, और उनकी संख्या बनी रहती है। क्योंकि नए जीव जो उत्पन्न हो रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो एक संख्या बनी रहती है, उससे जैव विविधता बढ़ती है और फिर प्रजातियां विलुप्त भी नहीं होती हैं, क्योंकि प्रजनन की प्रक्रिया लगातार हो रही है। अभी जैसे ह्यूमंस है तो उनके विलुप्त होने की बात नहीं होती, क्यों, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे क्या हो गया, पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है वो क्या बहुत घट गया है, तो वो लोग चिंता में है कि कहीं उनका जो रेस है, वो एक पॉपुलेशन की देश का वो खत्म ना होने लगे, धीरे धीरे वो खत्म ना हो जाए, वो विलुप्त ना हो जाए। इसलिए वो लोग क्या करें, अपने बर्थ रेट को बढ़ाने की कोशिश करें, वहां पे जन्म दर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो जनन की प्रक्रिया को ही बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
ताकि विलुप्त ना हो जाए वो लोग। तो हमने यही क्वेश्चन में अभी समझा। अब 11th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। गर्भ निरोधक की अभी हमने विधियां देखी थी, तो उन विधियों को अपनाने के क्या कारण है वो हमें जानना है कि क्यों गर्भ निरोधक विधि अपनाई जाती है। तो फर्स्ट हमारा आंसर है अनचाहे गर्भधारण को रोकना, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, उसे रोकने के लिए गर्भ निरोधक युक्तियां जरूरी है। फिर परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, जिसमें हम प्लान करते हैं, शादी हुई तो हमारे 2-3 बच्चे होंगे ताकि हमारा फाइनेंशियली हम उसे अच्छे से पाल सकें, और जो इमोशनल सपोर्ट होता है वो हम दे सकें। हमारा क्या फैमिली प्लानिंग ही होती है ना कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग, अपने घर की स्थिति के हिसाब से अपने फैमिली को प्लान करते हैं। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें गर्भ निरोधक जो युक्तियां होती है वो हमारी मदद करती हैं। जनसंख्या नियंत्रण में भी हेल्प करती हैं। अगर गर्भ निरोधक युक्तियों की ना यूज हो तो क्या होगा, जनसंख्या का लगातार विकास होता रहेगा, जनसंख्या हमेशा बढ़ती रहेगी और इससे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जनसंख्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, किसी भी देश में अराजकता फैल सकती है, वहां पे खाने पीने की दिक्कत हो जाए, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब वो एनर्जी कंज्यूम करेंगे, फूड कंज्यूम करेंगे, वाटर कंज्यूम करेंगे, वो फिर वहां पे एनवायरनमेंट का जो एक वहां पे पोल्यूशन फैलाने का भी काम करेंगे। तो ये सारी जो चीजें होती हैं उनमें हेल्प करता है गर्भ निरोधक युक्ति, और वो परिवार नियोजन के भी माध्यम से क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलती है। फिर मातृत्व स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है। तो जो फीमेल्स क्या होते हैं वही करते हैं, जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, निषेचन के बाद पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है, फीमेल्स के ही गर्भ में, गर्भाशय फीमेल्स में ही पाया जाता है, ठीक है। तो उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, ताकि उनके प्रेगनेंसी की जो पीरियड है वो अच्छे से जाए, फिर बच्चों का विकास में वो अच्छे से हो सके, जो फीटस है उसका विकास अच्छे से हो सके, इन सब में ही मदद करती है गर्भ निरोधक युक्तियां, ठीक है। और अदर स्वास्थ्य, ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी उसकी वजह से जो महिलाएं उन्हें दिक्कत ना हो, तो गर्भ निरोधक युक्तियां उनमें भी मदद करती हैं। फिर यौन संचारित रोगों से भी सुरक्षा होती है। कॉन्डम द्वारा क्या होगा, कॉन्डम का यूज करने के लिए क्या होता है, जागरूकता फैलानी चाहिए। कॉन्डम सिर्फ गर्भ निरोधन के लिए ही जरूरी नहीं है, जो एसटीडीज होते हैं, जो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से फैलने वाली बीमारियां हैं, उनसे भी बचाव होता है। तो गर्भ निरोधक युक्तियों का इतना तरह का यूज है, ठीक है, इतने तरह से वो यूजफुल है, हमारे लिए लाभकारी हैं। तो ये थी गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाने के कारण हमने देखे। 11th क्वेश्चन हमारा ये था लास्ट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव देखे, कुछ सब्जेक्टिव देखे, सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से लगभग हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अगर आपके अभी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, मैंने जो पढ़ा है उसमें से आपको कोई भी डिफिकल्टी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो सारे डाउट्स डाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो है रोशनी पब्लिकेशन 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और आपके लिए लेके आई है क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये सारी किताबें, जो है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की किताब आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी किताबें हमारे पास, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए सोशल स्टडीज की किताबें, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की किताब है। और फिर ये क्वेश्चन बैंक भी है क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में अपियर करने जा रहे हैं, उनमें चैप्टर और टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन बैंक अवेलेबल करवाया गया। उसमें चैप्टर वाइज जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, टॉपिक वाइज जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो टॉपिक वाइज आपको एक जगह दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है, आपको अच्छे से कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन, किस टॉपिक से किस साल कितने क्वेश्चन आए, एक ही जगह आप एक टॉपिक खोलो, जैसे प्रोडक्शन की आप टॉपिक खोलोगे तो एग्जाम्स में लास्ट 10-15 साल में जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगातार, वो यहाँ पे एक जगह आपको मिलेंगे। तो बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में क्वेश्चन बैंक दिया जा रहा है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। तो बिहार बोर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से भी एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए भी क्वेश्चन बैंक यहाँ पे अवेलेबल है। और फिर हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का बुक, जिसमें सारे टॉपिक के, सारे सब्जेक्ट के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव के होंगे, वो आंसर के साथ आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन किताबों को आप चेकआउट कीजिए। क्लास 9th की भी किताब यहाँ पे आप देख सकते हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश की किताबें हैं, ये भी अवेलेबल है। हमारी
11-12 की भी किताबें अवेलेबल हैं। तो ये किताबें आप जाके करें चेकआउट डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहां पे भी जाके आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी किताबें परचेज कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे भी किताब परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप विजिट कीजिए अपना नजदीकी बुक स्टोर, वहां पे अगर आप कैप्टन सीरीज की किताब मांगेंगे तो ये सारी किताबें आपको होपफुली अवेलेबल मिलेंगी। तो आप ये किताबें करें चेकआउट, किताबें करें परचेज। आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए से बहुत ही अच्छी किताबें हैं, बहुत ही अनुभवी शिक्षकों की मदद से ये सारी किताबें आपके सामने लाई गई है। तो करें इन किताबों को चेकआउट। फाइनली मैं बात कर लेती हूँ हमारे वीडियो के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को करें लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ करें शेयर। तो क्लास 10 बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारा चैनल हर सब्जेक्ट में वीडियोज ला रहा है। हर टॉपिक की पढ़ाई हो गई, बहुत सारे सिलेबस भी कंप्लीट कर दिए गए। तो प्लीज हमारे चैनल के जो अलग अलग प्लेलिस्ट में इंग्लिश का है, बायो साइंस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मैथ्स है, सोशल स्टडीज की सिलेबस की बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए गए। तो उन वीडियोस को आप हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल का भी बटन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच सपोर्ट। प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।